तो आप सभी को मेरे सेकंड वीडियो में स्वागत है। उम्मीद है आप सभी को फर्स्ट पार्ट जो है वो पसंद आया होगा। अगर नहीं देखा जाएगा चैनल पे देख लेना। लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन अभी क्या है ना, 10th के बोर्ड एग्जाम्स हैं, तो इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। फिजिक्स का जो सेकंड चैप्टर है, चैप्टर 10, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यानी कि सबसे पहला क्वेश्चन है वो है ह्यूमन आई का। एंड ह्यूमन आई में आपको इसके जितने भी सारे पार्ट्स हैं इनको देखना है। ये जितने भी सारे पार्ट्स आप देख पा रहे हो यहाँ पे, ये सभी पार्ट्स को आपको अच्छे से याद कर लेना है। एंड इसके साथ साथ इनको फंक्शन को भी लर्न करना है। सबसे पहले मैं अगर फंक्शन शॉर्ट में बता दूं आपको, तो फंक्शन के लिए देखिए सबसे पहले सिलियरी मसल्स। ये क्या करता है, सिलियरी मसल्स ह्यूमन आई का यहाँ पे जो लेंस है, जो क्रिस्टलाइन लेंस है, यहाँ पे आप देखिए ये जनरली कॉन्वेक्स टाइप का होता है। एंड ये सिलियरी मसल्स क्या करता है ना, इसके जो फोकल लेंथ है इसको चेंज करता है अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, जैसा मैंने आपको समझाया था कि लेंस जितना मोटा होगा फोकल लेंथ कम होगा, और लेंस जितना पतला रहेगा फोकल लेंथ उसका उतना ज़्यादा रहेगा। यहाँ पे देखिए ये है हमारा क्रिस्टलाइन लेंस। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक और टर्म है क्रिस्टलाइन लेंस। ये वाला जो पार्ट ये लेंस है, एंड ये लेंस जनरली कॉन्वेक्स शेप का रहता है। ओके, अब आते हैं इसके बाद यहाँ पर है, आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे एक और टर्म है एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर क्या कहता है ना भाई, यहाँ पे जो देखिए लेंस का आगे वाला जो पार्ट है, लेंस का आगे वाला जो ये वाला जो पार्ट है, ये गैप को फिलअप करता है एक्वस ह्यूमर। ठीक है, एंड ये जो अंदर वाला पार्ट है, यानी कि यहाँ पे देखिए ये जो अंदर वाला पार्ट है इसको पूरा फिलअप करता है विट्रेस ह्यूमर। यहाँ पे लिखा होगा, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है विट्रेस ह्यूमर। ओके, तो यहाँ पे अगर देखें उसके बाद यहाँ पे प्यूपिल। प्यूपिल क्या करता है, प्यूपिल जितना अमाउंट है लाइट, कितना अमाउंट लाइट एंटर कर रहा है वो इस होल की जरिए कंट्रोल करता है। एंड प्यूपिल को रेगुलेट कौन करता है, प्यूपिल को रेगुलेट करता है यहाँ पे एक डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर जिसका नाम है आइरिस। यहाँ पे दो हैं, आप देख सकते हो। ये क्या करते हैं ना, जो ओपनिंग है उसको कम या ज़्यादा करते रहते हैं। एंड इसके बाद यहाँ पे एक और टर्म देखिए कॉर्निया। कॉर्निया जनरल जी जो सामने वाला ट्रांसपेरेंट एंड हार्ड पार्ट होता है, ये प्रोटेक्ट करता है एंड ये लाइट को पास करने की एबिलिटी रखता है। इसके बाद है यहाँ पे देखिएगा रेटिना। रेटिना क्या है ना, ये एक बड़ा सा स्क्रीन है। ठीक है ना, यहाँ पर ये कॉन्वेक्स लेंस से लाइट आकर मिलते हैं तो यहाँ पे इमेज बनता है। तो ये रेटिना है, स्क्रीन है, इसका काम है इमेज फॉर्मेशन करना। इसके बाद है यहाँ पे देखिए ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व जनरली क्या है ना, ये सारे जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में जितने भी यहाँ पे इमेज बने उनके सिग्नल को ब्रेन तक पहुँचाता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको आज के सारे पार्ट तो समझ आ चुके होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट। पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होता है ना, जो आई का जो एबिलिटी है, देखिए ये जो कॉन्वेक्स लेंस है एंड ये भी एक कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, तो ये दोनों में, क्योंकि इस वाले में फर्स्ट वाले में कर्वेचर ज़्यादा है तो इसका फोकल लेंथ कम आएगा एज कम्पेयर टू दिस सेकेंड वन। ओके, क्यों ना, क्योंकि इसमें जो कर्वेचर कम है, ये जो सेकेंड वाला पार्ट है इसमें कर्वेचर कम था तो उसका फोकल लेंथ ज़्यादा आएगा। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के अकॉर्डिंग जो लेंस है वो अपना फोकल लेंथ शिफ्ट करता है, उसी को हम बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। ओके, अब आगे चलते हैं। यहाँ पे हमें कुछ डिफेक्ट एंड उनका करेक्शन नज़र देखने को मिलेगा। सबसे पहला डिफेक्ट है गाइस वो है मायोपिया। मायोपिया क्या होता है गाइस, मायोपिया में देखिए यहाँ पे जो फिगर दिया गया है, मायोपिया में जनरली इसको नियर साइटनेस बोलते हैं, यानी पास की चीज़ें दिखती है लेकिन दूर की चीज़ें नहीं दिखती। क्यों नहीं दिखती, क्योंकि दूर की चीज़ें आके यहाँ फोकस हो जाती है, उनको होना चाहिए था यहाँ पर। जिससे चलते जो इमेज है वो रेटिना के पहले फॉर्म होता है एंड ब्लर दिखता है दूर की चीज़ें। इसको करेक्ट करने के लिए यहाँ पे कॉनकेव लेंस यूज किया जा सकता है ताकि वो रे को थोड़ा डाइवर्स कर देगा, जिसके चलते यहाँ पे फिर से इमेज बनना शुरू हो जाएगा एंड दूर की चीज़ें क्लियरली दिखने लगेंगी। इसके बाद अगर हाइपरमेट्रोपिया, तो हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है ना, ये मायोपिया का उल्टा होता है। इसमें दूर की चीज़ें दिखती हैं लेकिन पास की चीज़ें नहीं दिखती। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो फोकल लेंथ है वो थोड़ा दूर शिफ्ट हो जाता है, जिसके चलते रेटिना को क्रॉस करके इमेज बनती है, जिसके चलते हमें ब्लर दिखता है पास की चीज़ों। तो इसको सही करने के लिए हम यहाँ पे एक और कॉन्वेक्स लेंस ले सकते हैं, जिसके चलते लाइट थोड़ा अगर कन्वर्ज हो जाएगा तो वो फिर से आके वहाँ पे इमेज फॉर्मेशन करने लगेगा एंड हमें क्लियर दिखेंगी। ओके, इसके बाद है प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया क्या होता है ना, जैसे जैसे एज बढ़ता है या फिर लोगों की जो उम्र होती है, देखिए क्या होता है ना, उनका आई साइड यूजुअली, उनका जो आई साइड होता है वो यूजुअली एज के साथ कम होने लगता है, जिसके चलते उनको ठीक से दिखाई नहीं देता। तो इस केस में क्या होता है ना, दोनों तरह के लेंस लिए जाते हैं, जिसका नीचे वाला पार्ट जनरली कॉन्वेक्स लेंस रहता है ताकि वो पास की चीज़ें देख पाएँ, एंड उनका जो ऊपर वाला पार्ट रहता है वो कॉनकेव रहता है ताकि वो दूर की चीज़ें भी देख पाएँ, एंड इसको बोला जाता है बाईफोकल लेंस। ओके, तो इसके बाद चलते हैं नीचे। इसके बाद एक रिफ्रैक्शन पार्ट आ रहा है, एक प्रिज्म के थ्रू रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। अभी देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है ये डायग्राम।
यहाँ पे इस डायग्राम को अच्छे से प्रैक्टिस करना है एंड ये जितने भी टर्म दिए गए इन टर्म को अच्छे से देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा इस प्रिज्म में जो लाइट रे सबसे पहले तो एंटर कर रहा है, उसको यहाँ पे इंसिडेंट रे बोला गया है, ओके। अब देखिए जो लाइट रे एंटर करने के बाद रिफ्रैक्ट कर रहा है, थोड़ा बेंड हो रहा है, उसको यहाँ पे बोला गया है रिफ्रैक्टेड रे। यहाँ पे देखिए उसको बोला गया है रिफ्रैक्टेड रे, ओके। एंड उसके बाद जो लाइट रे बाहर निकल रहा है, अगेन रिफ्रैक्ट होके, उसको बोला गया है एमर्जेंट रे। देख पा रहे होंगे उम्मीद है सब कुछ। एंड इसके बाद इनको अगर मिटा देते हैं पूरा, तो अब देखिए इस सरफेस को लेकर, प्रिज्म के सरफेस को लेकर यहाँ पर एक नॉर्मल बना हुआ है, ठीक है ना। एंड उसके साथ एक एंगल बना हुआ है, उसी एंगल का नाम है स्मॉल आई, उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोला गया है। एंड ऐसे ही चलते यहाँ पे एक नॉर्मल है, यहाँ पे एक एंगल ई बना हुआ है जो कि एमरजेंट रे के साथ बन रहा है एंड उसको बोला जा रहा है एंगल ऑफ एमरजेंस, ओके। एंड अब यहाँ पे देखिए ये जो रिफ्रैक्टेड रे है, ये यहाँ पर एक एंगल बना रहा है, इसको स्मॉल आर से डिनोट किया गया है, यानी कि उसका नाम दिया गया है यहाँ पे देखिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो उम्मीद है आपको ये टर्म तो समझ आ चुके होंगे। एंड इसके बाद देखिए एक जो लाइट रे जिस पाथ से इंसिडेंट कर रहा है एंड जिस पाथ से ये निकल रहा है, ये दोनों मिलकर यहाँ पे एक एंगल बनाते हैं, उनको बोला गया एंगल ऑफ डेविएशन। बाकी जो प्रिज्म है, प्रिज्म का जो पूरा एंगल ऊपर है, उसको बोला गया एंगल ऑफ द प्रिज्म। तो उम्मीद है इतना तक तो आप क्लियरली समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे एक टर्म है देखिए डिस्पर्सन, ठीक है। डिस्पर्सन का मतलब है व्हाइट लाइट जब एक प्रिज्म में पास करता है, तो वो 7 कलर के जैसा निकलते हैं, ठीक है। वो 7 कलर यहाँ पे दिखाए गए हैं, वायलेट से रेड तक। वी और कलर होता है VIBGYO एंड आर, विप गियर, ओके। यहाँ पे थोड़ा हैंडराइटिंग खराब हो रहा है, माइंड मत करना। इस बार यहाँ पे इस पार्ट को बोला जाता है, इस पार्ट को बोला जाता है रिकॉम्बिनेशन ऑफ द लाइट। देखिए देखिए सबसे पहले जो व्हाइट लाइट था वो यहाँ पे एंटर हो रहा है, फिर यहाँ पे देखिए सिर्फ वायलेट एंड रेड को ही दिखाया गया है। यहाँ पे देखिए मतलब ये बाकी से 7 कलर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इससे बीच में जो है फिर से ये दोनों के यहाँ पे जब इंसिडेंट कर रहे हैं, तो उसके बाद ये जो फिर से मर्ज होकर व्हाइट लाइट बन के निकल रहे हैं, तो इसी को बोला गया है रिकॉम्बिनेशन ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट, ओके। तो उसके बाद यहाँ पे रेनबो फॉर्मेशन को समझाया गया है। यहाँ पे देखिए सनलाइट सीधा आ रहा है, फिर यहाँ पे रिफ्रैक्ट होकर रेनबो के रेनड्रॉप के अंदर वो फिर से यहाँ पे एक रिफ्लेक्ट करके वो 7 कलर में निकल रहा है। यहाँ पे भी वायलेट और रेड को इसमें दिखाया गया है, बाकी 7 कलर उनके बीच में ही। एंड इसके बाद है गाइस यहाँ पे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ये सबसे इजी पार्ट है इस चैप्टर का एंड इसमें मैक्सिमम कॉन्सेप्ट इसी पर बेस्ड है। एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन मतलब जब लाइट रे दूर हमारे जो स्पेस से आता है या फिर स्टार से या फिर सन से हमारे तक पहुंचता है, काफ़ी सारे लेयर को पास करके आता है, तो मल्टीपल टाइम रिफ्रैक्ट होता है, जिसके चलते उसका जो अपरेंट पोजीशन है वो थोड़ा हमें चेंज दिखता है। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, ये देखिए स्टार एक्चुअल में हमें दिखता है, एक्चुअल में होता है यहाँ पे लेकिन दिखता है यहाँ पर है, बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन होता है क्यों? क्योंकि जितना हम नीचे जाएंगे एटमॉस्फेयर के, जितना नीचे नीचे जाएंगे उतना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि डेंसिटी भी बढ़ रहा है एटमॉस्फेयर के जितना हम नीचे आ रहे हैं, ठीक। तो इसका ट्विंकलिंग ऑफ स्टार वही सेम इफेक्ट है, जब लाइट रे बार बार हमारे आँख तक पहुँचता है इतने सारे लेयर को क्रॉस करके, तो बार बार अब अपना डायरेक्शन चेंज करता है, तो इसके चलते हमें कई बार दिखता है तो कई बार नहीं दिखता, एंड मल्टीपल टाइम्स होने के चलते हमें ट्विंकलिंग करता दिखाई देता है। अब एडवांस सनराइज डिले सनसेट का ही वही सेम फेनोमेनन है, बिकॉज जब मल्टीपल रिफ्रैक्शन, हमें जो सनराइज है वो एडवांस 2 मिनट देखने को मिलता है एंड सनसेट डिले 2 मिनट देखने को मिलता है। तो अब आते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट पे। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है ना, जब लाइट रे पास करता है तो वो कई बार बिखर जाता है। ये क्यों बिखरता है ना, ये इनके वेवलेंथ पर डिपेंड करता है, ठीक है। वेवलेंथ अगर आप देखेंगे, जितना वेवलेंथ इसका कम रहेगा वो उतना ज़्यादा स्कैटर करेगा। जैसे मान लीजिए जो मैंने विबगियर बोला, जो नीचे के कलर है जैसे कि वायलेट या फिर इंडिगो, ब्लू, इन सब का जो वेवलेंथ है वो काफ़ी कम है, जिसके चलते ये कलर जो इजीली स्कैटर हो जाते हैं, ठीक है। तो इसी को स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलते हैं। क्यों ना, क्योंकि अगर पार्टिकल जो है एटमॉस्फेयर में वो सस्पेंडेड है एंड उनका वेवलेंथ से ज़्यादा डायमीटर है, तो वो इजीली लाइट को स्कैटर
कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए टिंडल इफेक्ट क्या होता है ना, एक जब बीम ऑफ लाइट आता है ना एंड वो किसी डस्ट पार्टिकल्स को स्ट्राइक करता है, तो वो डस्ट पार्टिकल्स वो क्लियरली पाथ के थ्रू दिखाई देते हैं, उसी को हम टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। यह आपने कई बार देखा होगा, अगर कोई रूम में एक छोटे से होल के थ्रू लाइट पास करे तो हमें डस्ट पार्टिकल दिखते हैं, कुछ स्मोक है तो वो दिखता है, या फिर कई बार फॉरेस्ट के कैनोपी में भी दिखता है, ठीक है। इसी को टिंडल इफेक्ट बोला जाता है। एंड स्काई का कलर ब्लू क्यों है, जैसे मैंने आपको सबसे पहले ही बोला कि ब्लू का जो कलर है यानी वायलेट, इंडिगो, ब्लू, इनके जो कलर है, इनके जो वेवलेंथ है वो काफ़ी कम है वेवलेंथ, जिसके चलते ये सबसे पहले स्कैटर हो जाते हैं, और स्कैटर हो जाएंगे तो यही कलर हमें पूरे और बिखरे दिखते हैं, एंड स्काई जो है ब्लू जनरली दिखता है। इसीलिए जनरली रेड को डेंजर सिग्नल के लिए चूज़ किया जाता है, ताकि वो इजीली स्कैटर ना हो एंड दूर तक दिखाई दे सके। यहाँ पे लिखा हुआ है, एक लाइन आप देख लेना, द रेड लाइट हैज़ अ वेवलेंथ अबाउट 1.8 टाइम्स ग्रेटर देन द ब्लू लाइट। तो अब इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके बाद देखिए वो चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टाग्राम में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।